Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see people and environment. What is environment? What is ecosystem? What is ecology? So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and never forget to hit the bell icon. So let us begin. तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, राइट। सो जो इकोलॉजी जो टर्म है ये सबसे पहले जो है जर्मन बायोलॉजिस्ट थे मिस्टर हैकल, अर्नेस्ट हैकल इनका पूरा नाम है। 1869 में इन्होंने सबसे पहले जो वर्ड है इकोलॉजी उसको यूज़ किया। जो वर्ड इकोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें जो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ओइकस हो गया, दूसरा हो गया आपका लोगस, राइट। ओइकस का मतलब होता है हाउस, हैबिटेट और प्लेस, जहाँ पे लिविंग बींग्स जो है वो रहते हैं। लोगस का मतलब है स्टडी, यानी कि इकोलॉजी किसकी स्टडी है? उन हैबिटेट्स की, उन प्लेस की जहाँ पे लिविंग बींग्स जो है वो रहते हैं। ये जो है वो लिटरल मीनिंग है आपका इकोलॉजी का। Isn't it to all of you? Now coming to ecology, right? Ecology is hence defined as a study of interrelationship of different organism with each other and with their environment. तो ecology क्या है? मनुष्य की क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ और एनवायरनमेंट के साथ, वो सब हम कहाँ डिस्कस करते हैं? इकोलॉजी के अंदर, राइट। Ecology studies how organisms are molded by their environment and how they make use of various environmental resources, including all energy and mineral cycles. तो इकोलॉजी है वो ये देखती है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनके ऊपर जो है एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग है वो जो है अडॉप्ट करता है अपने आप को जो अपनी सराउंडिंग में। फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पे अगर हाई माउंटेन्स है, राइट, तो वहाँ के जो लोग होंगे वो कैसे क्लोथ्स जो है वेयर करेंगे? वो मोटे कपड़े पहनेंगे, सूती वस्त्र पहनेंगे, राइट। और जो है ज़्यादातर उनके जो खाने का अगर हम देखें तो जो मोटी दालें होती है जैसे कि राजमा है, वो खाना वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि माउंटेन एरिया में काम जो है काफ़ी हार्ड होता है, तो खाना भी उसी तरह से होता है, राइट। अगर आप जो है फॉर एग्जांपल अगर आप जो है इसी को अगर प्लेन के साथ देखोगे तो प्लेन एरिया में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ के लोग जो है सूती कपड़े नहीं पहनेंगे ना, ऊन के कपड़े नहीं पहनेंगे एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स। तो उस तरह से जो है आप देखते हैं कि एनवायरनमेंट किस तरह से जो है ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता है, उसके लाइफस्टाइल को, उसकी सोच को, बहुत सारी चीज़ों को, राइट। सो ये हो गया हमारा इसमें। देन कमिंग टू व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट कह रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट होता क्या है, राइट। एनवायरनमेंट अगर हम आम भाषा में कहें, जो हमारे आसपास है, राइट, जो हमारी सराउंडिंग है वो हमारा एनवायरनमेंट है। चाहे हमारे पेड़ पौधे हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे पानी है, कुछ भी है, जो जो भी चीज़ हमारे आसपास है उसको हम एनवायरनमेंट कहेंगे, राइट। जो एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। जो एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, एनविरॉन से। एनविरॉन का मतलब होता है सराउंडिंग, टू सराउंड, राइट। Now, environment is defined as some total of all living organism, known component are surrounding organism। तो सारा जो मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारी सराउंडिंग है वो एनवायरनमेंट होगा। ऑर्गेनिज्म आपको पता है एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, राइट। खाने के लिए, पीने के लिए, रिसोर्सेज के लिए। कोई भी जो मनुष्य है या जानवर है वो अकेले मतलब सर्वाइव नहीं कर सकता, राइट। फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड वेरियस अदर नीड्स के लिए जो है हम एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे गाय से हम जो है दूध लेते हैं, राइट। गाय हमें दूध देती है, लेकिन गाय चारे के लिए हमारे ऊपर डिपेंड है, राइट। उसी तरह से अगर आप देखें जो हमारे शेल्टर्स हैं, राइट, जो हमारे घर हैं, अब वो काहे से बनते हैं? लकड़ियों से बनते हैं, पेड़ों से बनते हैं। लकड़ियों का यूज़ करते हैं हम। चलो अभी तो मॉडर्न जो सीमेंट एंड ऑल दिस आ गया है, अदर भी एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं ये सारे जो रिसोर्सेज हैं हम कहाँ से ले रहे हैं? एनवायरनमेंट से, राइट। तो हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, राइट। नाउ द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अगर आप देखें जो एक संबंध है एनवायरनमेंट के बीच में और ह्यूमन बीइंग के बीच में, या फिर एक दूसरे के साथ ह्यूमन बीइंग का, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, राइट। द एनवायरनमेंट कंप्राइजेज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग component, making the environment constantly changing and not static। आपने देखा होगा कि जो एनवायरनमेंट है वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहता है, राइट। वो चेंज होता रहता है विद द पासेस ऑफ टाइम। एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। बायोटिक कौन से होते हैं? जो लिविंग होते हैं, जो सांस लेते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, राइट, जो खाना वगैरह बनाते हैं। नॉन लिविंग कौन से होंगे? एबायोटिक, जैसे एनर्जी है, सॉइल है, रेडिएशन है, ये सारे जो हैं वो नॉन लिविंग में आ जाते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू
एबायोटिक फैक्टर, तो एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेज है वो, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, और आपकी विंड्स हो गई, कोल्ड विंड, वार्म विंड, सारी विंड, राइट। ग्रेविटेशन फोर्स हो गई आपकी, और टाइप ऑफ सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, सारी सॉइल। नाउ कमिंग टू योर बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, लिविंग जो क्रिएचर्स है वो आते हैं। बायोटिक फैक्टर इंक्लूड एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स से लेकर ह्यूमन बीइंग तक, राइट, कंज्यूमर टू डिकम्पोजर्स, ये सारे जो है आपके बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। नाउ कमिंग टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द इकोसिस्टम। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें इकोसिस्टम में, तो हमारे पास क्या है? सबसे छोटा जो हमारे पास एक हायरार्की है ना, अगर हम इकोसिस्टम की देखें, तो इसमें हमारे पास इंडिविजुअल आता है पहले। इंडिविजुअल मतलब एक इंसान, राइट। वो इंसान भी हो सकता है, वो एक प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। फिर आती है हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, वो बहुत सारे जानवर भी रह सकते हैं इकट्ठे, वो बहुत सारे ह्यूमन बींग भी रह सकते हैं इकट्ठे, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अगर सेम स्पीशीज के जो लोग हैं या फिर एनिमल्स हैं या फिर दूसरी जो स्पीशीज है, अगर वो काफ़ी टाइम के लिए इकट्ठे रहते हैं तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं, राइट, सिंपल भाषा में। देन कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ मतलब यहाँ पे जो अब इंडिविजुअल है एक स्पीशीज़ का, वो दूसरे स्पीशीज़ के साथ रहना स्टार्ट करता है, और वो कई सारी चीज़ों के लिए एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है कम्युनिटी में? इट्स लाइक अ सोसाइटी, नो बडी कैन लिव इन अलोफनेस, कोई भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, राइट। तो ये आपका कम्युनिटीज़ आ गया। हेंस कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये जो लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स रिक्वायर प्लांट फॉर फूड एंड ट्रीज फॉर शेल्टर, प्लांट रिक्वायर एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट सप्लाई। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एनिमल्स को किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? प्लांट के लिए, फूड के लिए, राइट, एंड ट्रीज़ की रहती है शेल्टर के लिए इंसानों को। उसी तरह से अगर आप देखें तो प्लांट के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? प्लांट कैसे उगते हैं? खुद ब खुद तो नहीं उगते, बर्ड्स पॉलिनेशन करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो है वो सीड लगाते हैं, राइट। तो इस तरह से चीज़ें जो है एक दूसरे पे निर्भर है। इससे भी ज़्यादा मतलब ऊपर की हायरार्की होती है, वो हम इसमें नहीं देखेंगे, वो हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में देखेंगे। इससे आगे आपका बायोम्स होते हैं, बायोस्फीयर्स होते हैं, राइट। इसके जो ऊपर भी कम्युनिटी के बाद जो हायरार्की रहती है आपकी। नाउ कमिंग टू इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो है आपका ये एक ऐसा सिस्टम है, राइट, जहाँ पे जो आपके जो कम्युनिटी है, जो मैंने बात की कि जो वेरियस कम्युनिटीज़ हैं वो इकट्ठे रहती है फिजिकल एनवायरनमेंट में, राइट, और क्या करती है? इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ और चीज़ों का आदान प्रदान करती है, राइट। अगर प्लांट जो है आपको सेब दे रहा है या फिर आपको फल दे रहा है, तो आप उसको क्या दे रहे हो? आप उसको खाद दे रहे हो, आप उसको पानी दे रहे हो, राइट। तो इस तरह से आदान प्रदान होता है इकोसिस्टम में चीज़ों का। सो इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है बायोस्फीयर का, जिसमें कम्युनिटी होती है, वेरियस लिविंग कम्युनिटीज़, एंटिटीज़ होती हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। वो मैंने आपको समझा दिया है किस तरह से। Ecosystem include plants, forest, various animals, birds, microorganism, water, soil and people. तो इकोसिस्टम ये सारा कुछ आ जाता है। नाउ इसके बाद जो है हम इकोसिस्टम के बाद डिस्कस करेंगे एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि इकोसिस्टम के हैं। फिर हम बायोस्फीयर देखेंगे, फिर हम उसके बाद जो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखेंगे, राइट। तो इस तरह से जो है वो आज का हमारा प्रेजेंटेशन रहने वाला है। सो वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपको इस वीडियो की ये PDF चाहिए तो आपको लास्ट में जो है, लास्ट स्लाइड में आपको एक नंबर मिलेगा, यू कैन मैसेज ऑन दैट, तो फिर आपको ये PDF मिल जाएगी, राइट। सो नाउ एवरीवन लेट अस टॉक अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट। सो एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, बट हम लिटिल बिट डिटेल में जो है इसमें देखेंगे। सो सनलाइट है हमारे पास, एबायोटिक कंपोनेंट है, विंड है, रेन है, वाटर एंड सॉइल है, इवन लैंड भी, राइट। नाउ कमिंग टू एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, और ये नॉन लिविंग जो है वो फैक्टर्स होते हैं, राइट। देन एनर्जी, एनर्जी जो सन से आती है, आपको पता है सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट जो है तभी कर पाते हैं, एनर्जी वो प्रोड्यूस तभी कर पाते हैं, राइट। सो और जो है विटामिन D जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें सन से मिलती है। चलो, तो
मेडिकल इतना ज़्यादा एडवांस हो गया कि आपको विटामिन डी की टैबलेट मिल जाती है, अदरवाइज़ इनिशियली विटामिन डी का सोर्स हमारे पास सन था, राइट। तो एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी आपको पता है कि हीटिंग सोलर सिस्टम में भी यूज़ हो रही है आजकल। नाउ कमिंग टू रेनफॉल वाटर, रेनफॉल वाटर को आपको पता है कि जो रेन किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। रेन जो है क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेजॉरिटी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो वाटर की वजह प्रेजेंस में ही होते हैं। टेम्परेचर जो है अर्थ का वो रेगुलेट रहता है, और बहुत सारे जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स हैं वो पानी में ही जो है जीवित रह सकते हैं। तो रेनफॉल इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको पता है एक क्रिटिकल फैक्टर है एनवायरनमेंट का, जो कि ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। ना तो आप ज़्यादा ठंडे क्षेत्र में रह सकते हैं, ना ही ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्र में रह सकते हैं, राइट। तो जो टेम्परेचर है उसको कौन मॉडरेट करता है? आपकी ह्यूमिडिटी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमने पहले मतलब देख चुके हैं हम। जैसे टेम्परेचर को जो है अफेक्ट करने वाली बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सन से आने वाली एनर्जी, सी लेवल से आप कौन से प्लेस में हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है टेम्परेचर क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर कोल्ड होगा, फ्रोज हो जाएगी पूरी जो है अर्थ, तो लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तब भी पॉसिबल नहीं है, आग लग जाएगी, राइट। तो मॉडरेट टेम्परेचर इज़ गुड टेम्परेचर। नाउ कमिंग टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि बहुत सारी गैसेज है। हमारी जो लाइफ जो गैस है विच इज़ ऑक्सीजन, वो भी एटमॉस्फेयर में ही है। तो एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हम जो है इसको एटमॉस्फेयर को बायोस्फीयर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस एंड ऑल। नाउ कमिंग टू सबस्टार्टम, सबस्टार्टम जो है वो आपका लैंड के जो शीट्स हैं, जो लैंड है जो कि सॉइल के द्वारा कवर की गई है, आप इसको सबस्टार्टम कह सकते हैं। वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ, फंजाई इसी में रहते हैं। स्मॉल जो एनिमल्स, इन्वर्टिब्रेट है, वो भी जो है वो सबस्टार्टम में थ्राइव करते हैं, राइट। प्लांट्स है वो कहाँ लगते हैं? सॉइल में लगते हैं, राइट। दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू मटीरियल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारे सब्सटेंस, राइट। नाउ कमिंग टू इनऑर्गेनिक, जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये भी कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, राइट। जैसे पोटाशियम में हम कहाँ डालते हैं? खाद की तरह यूज़ करते हैं, राइट। पोटाशियम ये सारे प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लांट हमें क्या देते हैं? फल देते हैं। इनडायरेक्टली पोटाशियम हमारे ही काम आ रहा है ह्यूमन बींग के, राइट। तो इसी तरह से नाउ कमिंग टू लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर पे, क्लाइमेट चेंज पे, राइट। एज पोलर में देखोगे कम टेम्परेचर है, टेम्परेट रीजन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, ट्रॉपिकल में मॉडरेट टाइप काइंड ऑफ टेम्परेचर है। सो क्लाइमेट डिटरमाइन डिफरेंट नेचुरल बायोम्स, राइट। ये क्लाइमेट डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस तरह का बायोम्स है। बायोम्स मतलब कि कहाँ किस पर्टिकुलर एरिया की कैसी वेजिटेशंस है, कैसी सॉइल है, वहाँ का जो टोटल जोग्राफिकल जो चीज़ है वो बायोम्स है किसी भी। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, इंडियन बायोम की बात करेंगे, तो यहाँ पे सॉइल कैसी है, वेजिटेशन, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें जो है वो बायोम के अंदर आती है। सो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है कि हाइट कितनी है, सी लेवल से, कितना ऑल्टीट्यूड है, कौन से क्षेत्र में आप रह रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो है डिटरमाइन करती है, कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, राइट, आपके ऑर्गेनिज्म को, राइट। और ये एबायोटिक का फैक्टर के पार्ट है, इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है आपको। नाउ कमिंग टू बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया लिविंग जो है इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, ये थोड़े से बायोटिक कंपोनेंट भी है, जैसे लाइट, टेम्परेचर जो कि हम देख चुके हैं, मॉइस्चर है ना। और बायोटिक में हमारे पास क्या है? प्रीडेटर्स, जो प्री को खाने के लिए बिल्कुल इसने मुंह खोल के रखा है लायंस ने, राइट। सो हमारे पास लिविंग जो है वो बींग्स आते हैं बायोटिक में, जैसे डिजीज़, जैसे वायरस वगैरह, वो भी लिविंग क्रिएचर्स ही हैं। फूड है ना, प्रीडेटर्स, प्लांट्स, ये सारे बायोटिक में आते हैं। सो बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। इनको डिवाइड किया जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर में। प्राइमरी प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉफस कहा जाता है, इनको सेल्फ नरिशिंग भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है ये खाना खुद ब खुद बनाते हैं, राइट। ये किसी पे डिपेंड नहीं है। ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से अपने खाना बनाते हैं। They synthesize carbohydrate from simple inorganic raw material like carbon dioxide and water in the presence of sunlight by the process of photosynthesis for themselves and supply it indirectly to other known producers. तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है, ये सेल्फ नरिशिंग है, ऑटोट्रॉफिस इनको कहते हैं। ये खाना खुद ब खुद बनाती हैं और दूसरों को प्रोवाइड करते हैं, राइट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नाउ कमिंग टू कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या हुए? खाने वाले, राइट।
जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे या तो किसी जीव को खाएंगे या फिर दूसरे जो आपकी वेजिटेबल्स है उनको, या फिर किसी और चीज़ को, राइट। उसको हम अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। सो कंज्यूमर जो है इनको हेटेरोट्रॉफर्स भी कहते हैं। कंज्यूमर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, कंज्यूमर जो है अपना खाना नहीं बना सकती। अब इंसान है, इंसान अपना खाना थोड़ी ना बना सकता है। इंसान किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है, राइट। They depend on food derived from plants and animals. Consumers can be divided into two broad groups, namely micro and macro consumer. तो कंज्यूमर को ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड किया। कौन से? एक तो मैक्रो कंज्यूमर हो गए, एक माइक्रो कंज्यूमर हो गए। नाउ कमिंग टू मैक्रो कंज्यूमर, राइट। सो जो मैक्रो कंज्यूमर हैं, दे फीड ऑन प्लांट्स, वो पौधों को खाएंगे, वो एनिमल्स को खाएंगे। और उनको जो है, जो आपके मैक्रो कंज्यूमर है, इनको कैटेगराइज किया है फूड के सोर्स के बेसिस के ऊपर, राइट। जो हर्बीवोर्स हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, राइट, ये खाते हैं पौधों को। जैसे कि गाय है, वो जो है आपके पत्तियां खाएगी या फिर घास खाएगी। रैबिट्स भी पत्तियां खाएगा, घास खाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर किसको फीड करेंगे? ये पौधों को भी खाएंगे और ये एनिमल्स को भी खाएंगे। जैसे कि डॉग्स है, कैट है। आपका जो डॉग है वो जो है वो मीट है, राइट, शिप का मीट है, वो खा लेगा। कैट्स जो है वो रैबिट को खा लेती हैं। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाती हैं, राइट। ये जो डायग्राम है ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। नाउ कमिंग टू कार्निवोर्स। कार्निवोर्स दैट फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर आर कॉल्ड टर्शियरी कंज्यूमर, लायंस विच कैन ईट वोल्व्स। अब क्या होता है? तीसरे हमने देखे प्राइमरी कंज्यूमर जो कि पौधों को खाते हैं। फिर हमने देखे सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, राइट, या फिर एनिमल्स को खाएंगे। फिर हमने देखे कार्निवोर्स जो कि फीड करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर को, और एनिमल्स, प्लांट्स, उनको जो भी मिलता है वो सारा कुछ खा जाएंगे। जैसे लायंस है, वो वोल्व्स जो भेड़िया है उसको खाता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। नाउ कमिंग टू ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंज्यूम करते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे ह्यूमंस हैं, मंकीज हैं, ये ओमनिवोर्स में आ जाते हैं, राइट। मीट खाने वाले जो जीव जंतु हैं उनको क्या कहेंगे? एनिमल्स खाने वालों को कार्निवोर्स, राइट। ये हो गया आपका, आई होप समझ में आ गया होगा। सो ये जो डायग्राम है वो हम देखते हैं। आप यहाँ देखते होंगे सॉइल, राइट। इसको हम टॉप टू डाउन भी देखेंगे, देख सकते हैं, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अभी तो हम जो है वो देखते हैं, सॉइल से चलते हैं हम, राइट। तो अभी हम ये मान के चलते हैं जनरल सॉइल है हमारे पास। सॉइल में क्या लगते हैं? प्लांट्स लगते हैं। अब प्लांट्स क्या हैं? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, ये खाने को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, राइट। नाउ जो पौधों को है वो कौन खाएगा? रैबिट खाएगा, चूहा खाएगा, राइट, या ये मक्खी जो इंसेक्ट है ये खाएगी। तो इनको क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स, यानी कि ये प्लांट्स को खाते हैं। अब उसके बाद आते हैं कार्निवोर्स या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर इनको ओमनिवोर्स भी कहते हैं, राइट। तो ये क्या खाएंगे? ये प्लांट्स को भी खाएंगे और ये एनिमल्स को भी खाएंगे। जैसे कि आपका स्नेक हो गया या ये मेंढक हो गया, ये घास भी खाएगा और एनिमल्स को भी खा लेगा। फिर उसके बाद आते हैं टॉप कार्निवोर्स या फिर टर्शियरी कंज्यूमर, जैसे कि लायंस है, भेड़िया है। तो ये जो है, जैसे आपका लायन है, ये आपका डियर जो हिरन है उसको खा सकता है, राइट। तो ये आपका बन गया पूरा जो है डायग्राम, राइट। अब जो यहाँ पे ये फंजाई और ये इंसेक्ट दिखाया, अर्थवॉर्म, ये क्या करते हैं? जब ये टॉप कार्निवोर्स, राइट, ये मर जाता है तो ये जो अर्थवॉर्म है ये इसको खाता है। इनको डेट्रीवोरस कहते हैं, जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, राइट। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये दोबारा जो है आपकी सॉइल में जो है वापस आते हैं, फिर पौधे में, पौधे से जो है सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फिर ये वापस इस तरह का जो है एक साइकिल चलता है, राइट। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे फूड चेन में, वहाँ पे आपको मैं अच्छे से बताऊंगी। अभी आप ये इतना समझ लीजिए। नाउ कमिंग टू माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर को सेप्रोट्रॉफिस भी कहते हैं, इनको डिकम्पोजर भी कहते हैं और ऑस्मोट्रॉफिस भी कहते हैं। दे आर बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो फंजाई हो सकते हैं, जो कि अपनी एनर्जी किससे लेते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म से, राइट। इनको डेट्रिटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन भी कहा जाता है, राइट, क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म को खा के जो है वो जीवित रहती है। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि यहाँ पे सबसे नीचे है, राइट, फंजाई एंड अर्थवॉर्म एंड ऑल। आपको समझ में आ गया? नाउ कमिंग टू फर्दर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सेप्रोट्रॉफस, डिकम्पोजर, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये जो है इनको डेट्राइटस फूड एंड एनिमल ओरिजिन से इनका ओरिजिन होता है, मतलब इनका अस्तित्व ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व ही डेड ऑर्गेनिज्म से है,
राइट। अब ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इनका इंपॉर्टेंस है कि ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, राइट। Now coming to the products of decomposition such as inorganic nutrients that are released in the ecosystem are reused by the product thus recycled। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से रिसाइकल होता है, प्रोड्यूसर दोबारा उसको किस तरह से यूज़ करता है, राइट। Now earthworm and certain soil organism are detritus feeders and help in decomposition of organic matter। They are called detrivorous। इनको detrivorous कहते हैं जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, राइट, डेड ऑर्गेनिज्म की। आई होप ये क्लियर है आपको। नाउ कमिंग टू करेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम। हम इकोसिस्टम की हमने बात की, इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट हमने देखी, तब इकोसिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको पता है इकोसिस्टम हमारे को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे फूड, फ्यूल हमें कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से, इकोसिस्टम से। शेल्टर, बिल्डिंग मटीरियल कहाँ से, एयर, वाटर, इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। और जो मॉडरेट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट, अर्थ का जो वेदर है वो स्टेबल रहता है, क्लाइमेट ठीक रहता है, ये भी कौन मॉडरेट करता है, आपका एनवायरनमेंट, सेल्फ सस्टेनिंग कैपेसिटी से, राइट। नाउ कमिंग टू जो फ्लड, ड्रॉट एंड टेम्परेचर कैलिमिटी है, इन सभी को भी मॉडरेट करता है। जनरेशन एंड रिन्यूएबल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो दोबारा रिन्यू करने में भी हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट साइकिल जो चलते हैं इनको हम देखेंगे, कार्बन साइकिल और बहुत सारे साइकिल होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, तो उसमें हेल्प करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं फिर वो प्लांट्स में जाते हैं या फिर किसी टॉप जो ऑर्गेनिज्म है उस पे जाते हैं, फिर वो वहाँ से साइकिल बन के दोबारा सॉइल में आते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया। तो उसी तरह से न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, राइट। नाउ कमिंग टू पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स में हेल्प करते हैं, राइट। हवा जैसी है, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पोलन ग्रेन्स गिरा देगी तो उसमें हेल्प करती है। नाउ कल्चरल एंड एस्थेटिक ब्यूटीज़ में जो है वो इकोसिस्टम काफ़ी हेल्प करता है, राइट। तो ये आई होप उतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है इकोसिस्टम की। नाउ कमिंग टू इकोटोन, राइट। सो इकोटोन क्या होता है? इकोटोन एक ऐसा जोन होता है, राइट, जहाँ पे एक ऐसा जोन जहाँ पे दो तरह की जो स्पीशीज़ है, चाहे वो प्लांट की एनिमल की है, वो मिक्स होती है। यानी कि जैसे ये वाला पार्ट है, राइट, और जो ये वाला पार्ट है, आप फ़र्ज़ करें ये जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ पे लैंड एरिया है, यहाँ पे यहाँ की वेजिटेशन भी होंगी, यहाँ की वेजिटेशन भी होंगी, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको इकोटोन कहेंगे, जहाँ पे दोनों जगह की जो है वो आपकी वेजिटेशन या फिर एनिमल्स जो है पाए जाएंगे, उसको जो है इकोटोन कहते हैं। एक ट्रांजिशन जोन होता है, राइट। नाउ अब हम इसको समझते हैं। इकोटोन जो है वो जोन होता है, जंक्शन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है दो से ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम के बीच में, जो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। एग्जाम्पल, जैसे मैनग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं वो इकोटोन दिखाते हैं बिटवीन मैराइन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में। आपको इंडिया पता है ना, यहाँ पे इंडिया लाइक दिस, आपको पता है, अच्छा नहीं बन रहा है, राइट, इतना ही हमारे को नीडेबल है। आपको पता है इधर बे ऑफ बंगाल है तो ये मैराइन एरिया है, ये लैंड वाला पार्ट है, ये टेरेस्ट्रियल वाला एरिया। तो आपको पता है इधर वेस्ट बंगाल में जो मैनग्रोव्स काफ़ी ज़्यादा है, तो जो मैनग्रोव्स है वो एक तरह का इकोटोन है, किसके बीच में? टेरेस्ट्रियल और मेराइन लाइफ के बीच में, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ कमिंग टू अदर एग्जांपल, जैसे आपका ग्रासलैंड है, एस्चुरी एंड रिवर बैंक हो गए, राइट। नाउ कमिंग टू करेक्टरिस्टिक ऑफ इकोटोन की जब हम बात करते हैं कि इकोटोन की करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ये तो पहले नैरो और क्वाइट वाइड होगा, नैरो जैसा होगा, राइट। इसकी जो कंडीशंस है इनमें जो है वो इंटरमीडिएट टू दोज एडजेसेंट इकोसिस्टम, हैंस इट इज़ अ जोन ऑफ टेंशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें दोनों तरह के जो है वो एनिमल्स होंगे या फिर पौधे होंगे, तो यहाँ पे जो है उस तरह का एनवायरनमेंट कि भाई दोनों को ही बैलेंस रूप में जो है वहाँ की कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए ये थोड़ा टफ होता है। तो इनमें जो है टेंशन का जो है वो हमेशा बना रहता है, टेंशन बनी रहती है। इट इज़ लीनियर एज इट शो अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज composition of one coming community and simultaneously decrease in species composition of other outgoing adjacent community। मानो ये जो हमारा इकोटोन है, यहाँ से कोई जो वेजिटेशन है वो जा रही है, राइट, बाहर एनिमल्स जा रहे हैं जो भी हैं, अगर वो जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्पीशीज़ डिक्रीज हो रही है, अगर कोई आ रहा है तो क्या हो रहा है, स्पीशीज़ इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह का जो है वो डिक्रीज इंक्रीज जो है वो चला रहता है साइमल्टेनियसली, राइट। नाउ कमिंग टू एज इफेक्ट। अब एज इफेक्ट भी इकोटोन का ही पार्ट है। समटाइम्स जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी की ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज़ आर मच ग्रेटर इन देयर जोन देन इन आइदर कम्युनिटी। अब हमारे पास ये जोन है, यहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट है,
यहाँ पे फॉरेस्ट मानिए, यहाँ पे डेजर्ट मानिए, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, राइट। अब यहाँ पे क्या है, मानो कि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, घना जंगल हो गया इस वाले इकोडोन में, ये फॉरेस्ट और सॉरी आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। ये फॉरेस्ट है, ये डेजर्ट है, ये तो मैंने ऐसे ही बाउंड्री बना दी ना, लेकिन ये बीच वाला भी पोर्शन होगा जहाँ पे आधे में फॉरेस्ट होगा, आधे में डेजर्ट होगा। मानो कि जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया इस रीजन में, इतना जो है वो फॉरेस्ट हो गया, राइट। इतना फॉरेस्ट हो गया, ये सारा जो काला कर दिया मैंने फॉरेस्ट हो गया, और बीच में केवल डेजर्ट जो है इतना सा बच गया, राइट, इकोटोन में। अब जो ये डोमिनेटिंग स्पीशीज़ है, ये जो इफेक्ट है इसको एज इफेक्ट कहेंगे, और जो स्पीशीज़ है जो डोमिनेट कर रही है इस जोन में उसको एज स्पीशीज़ कहेंगे, राइट। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज इफेक्ट इज स्पेशली सीन इन बर्ड्स में देखा जाता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको फॉरेस्ट और डेजर्ट का दिया, तो ये एग्जाम्पल भी हो गया। नाउ कमिंग टू नीचे, नीचे क्या है, नीचे एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है और प्लेस होता है स्पीशीज़ का इन इकोसिस्टम में, यानी कि एक स्पीशीज़ के लिए कैसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है कि वो वहाँ पे सरवाइव कर सके, उसको प्रॉपर फूड, उसका प्रॉपर पानी, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर रेनफॉल, प्रॉपर जो है वो आपका सॉइल, तो ये सारी जो कंडीशंस हैं अगर फेवरेबल हैं किसी भी स्पीशीज़ के लिए तो वो उसका नीचे कहलाएगा, राइट। नीचे यानी कि एक प्रॉपर हैबिटेट जहाँ पे वो सर्वाइव कर सके। सो नीचे इज़ अ यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीशीज़ इन इकोसिस्टम। इट इज़ बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल फैक्टर दैट अ स्पीशीज़ नीड टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस, राइट। स्पीशीज़ को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे वो हेल्दी रह सके फिजिकली, मेंटली, राइट, और वो रिप्रोड्यूस भी कर सके, उसको नीचे कहते हैं। नीचे एक यूनिक टू अ स्पीशीज़, यानी कि हर स्पीशीज़ का नीचे अलग हुआ। ह्यूमन बीइंग के लिए जो कंडीशन चाहिए होगी वहाँ पे जो है जानवर थोड़ी ना रह पाएंगे, या फिर जहाँ पे जो चीज़ें जानवर को चाहिए अगर वो आप ह्यूमन बीइंग को देना स्टार्ट कर दो तो क्या वो सर्व कर पाएगा। ह्यूमन बीइंग का नीचे जो रोल है इकोसिस्टम में वो अलग है, एनिमल्स का अलग है, राइट। तो इसी तरह से हर स्पीशीज़ का जो नीचे है वो डिफरेंट है। ईच स्पीशीज़ हैज़ इट्स ओन यूनिक प्लेस इन द इकोसिस्टम। हर स्पीशीज़ का इकोसिस्टम में एक अलग यूनिक जो है वो प्लेस होता है। नीचे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज नॉट टू स्पीशीज़ हैव सेम प्लेसेस एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स डिपेंड ऑन दैट। ओके, अब दो स्पीशीज़ के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि उनका लिए सेम नीचे नहीं हो सकता। इंसान को अगर आप जो है खेतों में रख दो रात भर भी तो वो रह पाएगा, एक दिन रह लिया, 2 दिन रह लिया, राइट। उसको घास खाने के लिए दे दे, घास खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, राइट। अगर आप उसी कंडीशन में किसी बैल को रख दो, गाय को रख दो, राइट, किसी पशु को रख दो तो वो रह लेगा, घास खा लेगा, क्योंकि वो उसका नीचे है, राइट। Now coming to, if we have to conserve species in its native habitat, we should have knowledge about the niche requirement of vertical species and ensure that all requirement of its niche are fulfilled. नीचे का मतलब है जो भी चीज़ें सर्वाइव करने के लिए उस स्पीशीज़ को सर्वाइव करने के लिए चाहिए वो सारा नीचे में आता है। अगर आपने किसी भी स्पीशीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, उसके नेटिव प्लेस में ट्रांसफ़र करना है, तो आपको ये देखना होगा कि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस है, उसको वो सर्वाइव कर सकता है वहाँ पे कि नहीं, राइट। फॉर एग्जांपल मानो अगर आप जो है वो इंडिया से जो है कनाडा चलेगी, यूके चलेगी, अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आएगी तो आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए, राइट। तो यही बात है। नाउ कमिंग टू टाइप ऑफ नीचे, तो टाइप ऑफ नीचे हमारे पास हैबिटेट नीचे हो सकता है। हैबिटेट नीचे मतलब डिफाइंड बाय इट्स लिव्स, राइट, वेयर इट्स लिव। हैबिटेट नीचे मतलब जहाँ पे जो है कोई भी स्पीशीज़ रहता हो। फूड नीचे वो क्या ईट करता है, राइट, क्या डिकम्पोज करता है। रिप्रोड्यूस नीचे मतलब हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस। फिजिकल एंड केमिकल नीचे मतलब टेम्परेचर, लैंड शेप, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट जो भी है, राइट। ये फिजिकल एंड केमिकल नीचे में आ जाता है। नाउ कमिंग टू इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। सो इन दिस क्या होता है इकोसिस्टम में टेंड टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू सीजनल एनवायरमेंटल चेंज। इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है कि एनवायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं विद द पासेस ऑफ टाइम। और कैसे आते हैं, यहाँ लिखा है ना, सीजनल एनवायरमेंट की वजह से। मानो कहीं ये आपका कोई लैंड है, दिस इज़ योर लैंड, राइट। यहाँ पे बहुत बारिश हुई, क्लाउड ब्रस्ट हो गया, यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हो गया। अब यहाँ की जो वेजिटेशन थी, फ्लड आ गया यहाँ पे, मान लो सारी वेजिटेशन ख़त्म हो गई, तहस नहस हो गई, ख़त्म। अब जो यहाँ पे पहले वेजिटेशन थी वो अब नहीं है, इजंट इट।
ख़त्म हो गया सारा कुछ। अब आप क्या देखेंगे कि 3-4 साल में दोबारा जो है इस वाले पोर्शन में छोटी-छोटी वेजिटेशन उगना स्टार्ट हो जाएँगी, राइट? छोटे-छोटे पौधे, पक्षी यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो क्या होगा, ये दोबारा जो है वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर देगा। एनवायरनमेंट खुद ब खुद एस्टैब्लिश करता है। आप यहाँ जाके पौधे नहीं लगाओगे, खुद ब खुद जो है छोटे-छोटे पौधे उग जाएँगे, पक्षी खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो इसी को जो है वो इकोलॉजिकल निश्चय कहते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन से दोबारा जो है वो सेल्फ सस्टेन करके एनवायरनमेंट उसी स्टेज में आ जाता है, उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, राइट? जो चेंज मैंने आपको बताया, चेंज कैसे आया? अभी तो क्लाउड बर्स्ट से बोला ना मैंने आपको, क्लाउड बर्स्ट से आया जी, फ्लड आया यहाँ पे। तो ये कैसे हुआ? नेचुरल चेंज की वजह से हुआ, राइट? मैन मेड भी हो सकता है। मानो जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है पेड़ थे बहुत ज़्यादा, ये सारे काट दिए, राइट? इंसान ने पूरे काट दिए पेड़, छोटे-छोटे कर दिए सारे। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ पेड़ और उगना स्टार्ट हो जाएँगे, राइट? तो चेंजेस जो है वो मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। अब आप यहाँ पे ये ना बता देना कि भई रोड अगर बना देंगे तो क्या पौधे उगना स्टार्ट हो जाएँगे? मतलब दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट अभी इसको समझने के लिए मैंने आपको इस तरह से समझाया। नाउ कमिंग टू बायोस्फीयर। नाउ बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये पार्ट है अर्थ का, जहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पे आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये सारी तीनों चीज़ें मिलती है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर जो है अर्थ में है, इसीलिए जो है लाइफ अर्थ में पॉसिबल है, राइट? तो ये सिंपल सी चीज़ है वो बायोस्फीयर, जहाँ पे पानी है, हवा है और अर्थ है, लैंड है, वो बायोस्फीयर है। आपने सिंपल सा याद रखना। बायोस्फीयर रिप्रेजेंट अ हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिंग जोन कंप्राइजिंग द एटमॉस्फेयर भी होता है, जहाँ पे एयर भी होती है, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर भी होता है, लिथोस्फीयर यानी कि लैंड भी होती है। लैंड में आप रहते हैं, पानी आपको पीने के लिए चाहिए, सर्वाइव करने के लिए चाहिए, एयर उसी तरह से आपको सर्वाइव करने के लिए चाहिए। तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिल जाती है उसको बायोस्फीयर कहेंगे, राइट? Now coming to, it is narrow layer around the surface of the earth. If the earth is considered as size of the apple, the biosphere would be thick as its skin. अगर हम पृथ्वी को एक सेब के जो है फल की तरह देखें, तो उसका जो सेब का जो छिलका होगा ना, उसको हम एक बायोस्फीयर की तरह देख सकते हैं, राइट? नाउ बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम नॉर्दर्न एंड साउथ पोल। साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे, एक्सट्रीम साउथ और नॉर्थ पे क्या होता है कि जो बायोस्फीयर वो होता है एब्सेंट होता है। क्यों? या तो वहाँ पे पानी नहीं होगा, या तो वहाँ पे लैंड नहीं होगी प्रॉपर, राइट? तो इसलिए बायोस्फीयर एब्सेंट रहता है। द हाइएस्ट माउंटेन, द डीपेस्ट ओशन, सिंस एग्जिस्टिंग हॉस्टाइल कंडीशन देयर डू नॉट सपोर्ट लाइफ, क्योंकि वो लाइफ को भी सपोर्ट नहीं कर पाते, राइट? आप एक्सट्रीम जो है अगर कोल्ड एरिया में चले जाओ, पोलर रीजन में चलो, आप सर्वाइव कर पाएंगे? वहाँ नहीं कर पाएंगे, आप फ्रीज हो जाएंगे। तो बायोस्फीयर का मतलब यही है, ऐसा स्फीयर जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, राइट? सो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप इससे ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई तो मैं आपको क्या ही करूँ। नाउ कमिंग टू इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड की जब हम बात करते हैं, देखिए थोड़ा आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, इकोलॉजिकल पिरामिड है ये। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ये चार्ल्स एल्टन ने इसको जो है वो मतलब डेवलप किया था। ऑल इकोलॉजिकल पिरामिड वो सारी पता है हमें, प्रोड्यूसर से बिगिन होते हैं, लाइक प्लांट्स एट द बॉटम एंड प्रोड्यूस थ्रू वेरियस ट्रॉपिक लेवल सच एज हर्बीवोर एंड कार्निवोर्स। वैसे मैंने आपको इनिशियली भी बता दिया। इकोलॉजिकल पिरामिड शो हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है ये बताता है कि एनर्जी किस तरह से फ्लो होती है इकोसिस्टम में, राइट? द बेस ऑफ पिरामिड इज कम्पोज ऑफ स्पीशीज से होता है, ऑटोट्रॉफिस यानी कि जो अपना फूड जो है खुद बनाती है, बेस उसका वो वाली स्पीशीज होती है जिनको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं इकोसिस्टम में। जैसे आपको यहाँ पे घास दिख रहा है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम आर कंज्यूमर, बाकी सारे कंज्यूमर होते हैं, उनको हेटरोट्रॉपस भी कहते हैं। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है डिपेंड होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर पे फॉर फूड एंड एनर्जी, राइट? नाउ कमिंग टू दिस इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है ये बताता है कि इकोसिस्टम में एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है, राइट? किस तरह से जो है वो ट्रांसफ़र करती है। तो आप देख रहे होंगे बेस जो होता है इसका वो हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर रहेंगे, मतलब इन्वर्टेड भी होता है कई जगह, वो भी हम आगे देखेंगे। घास होते हैं, फिर उसके बाद आपके पास जो प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर जो टॉप कंज्यूमर है वो होते हैं, राइट? नाउ कमिंग टू पिरामिड ऑफ एनर्जी। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, जो स्मॉल पोर्शन ऑफ एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है नेक्स्ट लेवल में, और इसको 10% रूल कहते हैं। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। मानो
इस वाले जो आपके जो ये इस डिके वाले को अभी आप छोड़ दीजिए, जो ये प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, फोटोसिंथेसिस से अपने खाना बना रहे प्लांट, तो इनमें के पास 100% एनर्जी है। जैसे ही ये चिड़िया जो है यहाँ से जो है पेड़ की पत्तियों को खाएगी, तो इसके पास जो कितनी एनर्जी बच जाएगी, 10%, राइट। यानी कि जैसे जैसे आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जाओगे, 10% जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, राइट। आपको केवल 10% एनर्जी ही मिलेगी। सेकेंडरी कंज्यूमर में जाओगे 1%, उससे ऊपर जाओगे 0.1%। तो इन दिस पिरामिड क्या होता है, ईच टॉपिक लेवल पे स्मॉल पोर्शन ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट लेवल में। आप ये देखोगे जो एनर्जी है वो बेस से जो है वो डिक्रीज होती है, राइट, अपवर्ड। अगर इसके पास 100% है, इसके पास 10 बच जाएगी, इसके पास 10 है तो इसके पास 1, इसके पास 1 है तो 0.1, राइट। तो इस तरह से जो पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होता है, बेस से जो है टॉप तक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, राइट। इसलिए कहते हैं कि जो हरी सब्जियां हैं उनमें ताकत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें एनर्जी 100% रहती है अगर आप उनको डायरेक्टली कंज्यूम करोगे, एज़ कम्पेयर टू अदर जो चीज़ें होती हैं, जो मांसाहारी चीज़ें होती हैं, राइट। नाउ द पिरामिड डिस्क्राइब द ओवरऑल नेचर ऑफ इकोसिस्टम। द एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट एंड वर्टिकल। क्यों अपराइट और वर्टिकल होता है, क्योंकि ब्रॉड जो बेस कब होता है, जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अमाउंट में कोई चीज़ होगी, तो बहुत सारी अमाउंट में आपके पास क्या है, यहाँ पे एनर्जी है, 100% है, तो इसलिए इसका बेस ब्रॉड है। फिर 10% बच जाएगी तो नैरो हो गई, 1% बच जाएगी तो और नैरो हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा वर्टिकल होता है, वो अपवर्ड होता है, वो कभी इन्वर्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो टॉप वाला है उसके पास 100% एनर्जी आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, राइट, खासकर एनर्जी के केस में। हायर ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉपिकल लेवल में क्या होता है, लोअर विल बी द एनर्जी लेवल। टॉपिक लेवल में जितना हायर कोई जो है ऑर्गेनिज्म होगा, एनर्जी उसके पास उतनी ही कम, मतलब खाने के थ्रू पहुंचेगी। तो ये आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी मैंने आपको समझा दिया। 10% का रूल आपने इसमें याद रखना। नाउ कमिंग टू पिरामिड ऑफ नंबर्स। This depicts the relation in terms of number of producer, herbivores and carnivores and their successive trophic level. तो पिरामिड ऑफ नंबर्स की जब हम बात करते हैं, ये बोलता है कि आपके पास कितने प्रोड्यूसर हैं, कितने आपके पास कंज्यूमर हैं, कितने आपके पास जो है टर्शरी कंज्यूमर है, या फिर कितने टॉपिक लेवल की कितने जो है वो टॉप कंज्यूमर्स हैं। तो इसमें जो है हमें ये वेरिएशंस बताता है पिरामिड ऑफ नंबर्स, राइट। ये उन नंबर्स की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है। जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है ये 3 तरह के हो सकते हैं। वो अपराइट भी हो सकते हैं इस तरह से, राइट। वो पार्शियली अपराइट भी हो सकते हैं, जैसे कि ये है पार्शियली अपराइट, तो ऑलमोस्ट, राइट। अपराइट तो इस तरह से होगा, ये पार्शियली है, और ये भी पार्शियली अपराइट है। इन्वर्टेड कैसा होगा, इस तरह का, जिसका बेस जो है ऊपर बड़ा होगा और नीचे कम होगा, यानी कि प्रोड्यूसर कम होंगे, खाने वाला ज़्यादा होंगे। एक अनार 100 बीमार, इन्वर्टेड में ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, राइट। नाउ कमिंग टू, हम पिरामिड ऑफ नंबर्स अगर हम ग्रासलैंड में देखें, तो जो छोटा छोटा घास है, जो प्रोड्यूसर होंगे इसमें कुछ बहुत सारे होंगे, ग्रास बहुत ज़्यादा होगी, खाने वाले कम होंगे, पशु कम होंगे। फिर उससे ऊपर जो होंगे वो कम होंगे, उससे ऊपर जो होंगे वो कम होंगे। ये अपराइट पिरामिड हो गया। और पार्शियली अपराइट में क्या हो गया, एक बड़ा ट्री है, बहुत सारी छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मक्खियों को खाने वाले अब स्मॉल बर्ड्स काफ़ी कम है, और स्मॉल बर्ड्स को खाने वाले जो लार्ज बर्ड्स हैं वो काफ़ी कम है। तो इस तरह का जो है ये बेस बनेगा। तो ये पार्शियली इन्वर्टेड हो गया। अब अगर जो पिरामिड है वो टोटली इन्वर्टेड हो गया, ये बेस जो है इस तरह से हो गया, मानो प्रोड्यूसर आपके पास बिल्कुल कम है, फिर खाने वाले जो है ज़्यादा हैं, फिर इनको खाने वाले और भी ज़्यादा है, और इनको खाने वाले और भी ज़्यादा है, राइट। तो जो पिरामिड कैसा होगा, वो इन्वर्टेड होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे जो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स है वो किस किस में होता है, राइट। आप भी तो कुछ काम करें, सारा काम अगर मैं आपको बना के दूँ तो आप क्या करेंगे, राइट। तो मुझे बताइएगा प्लीज़, मुझे भी पता लगेगा कि पिरामिड ऑफ जो आपके नंबर्स हैं, इन्वर्टेड पिरामिड, वो किस किस में होता है। नाउ कमिंग टू पिरामिड ऑफ बायोमास। In this pyramid, there is gradual decrease in the biomass from the producer to higher trophic level. They show this mass can be upright and inverted. तो पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है, ग्रेजुअल आपको या तो डिक्रीज मिलेगा या तो आपको इंक्रीज मिलेगा। यानी कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो अगेन पिरामिड ऑफ नंबर्स की तरह अपवर्ड भी हो सकती हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। Forest and grassland in ecological system are example of upstanding biomass pyramid, and lake is an instance of inverted biomass pyramid. Okay. Now coming to terrestrial.
टेरेस्ट्रियल में अगर हम देखें, अगर हम ग्रासलैंड इकोलॉजिकल सिस्टम को देखते हैं, यानी कि ग्रासलैंड पिरामिड को देखते हैं, तो आपको पता है घास जो है वो घास बहुत ज़्यादा है, ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा है। घास को खाने वाले जो पशु है वो कम है, पशुओं को खाने वाले जो कार्निवोर्स और भी कम है, और उससे ऊपर जो है वो और भी कम है। अब हम इसी में बायोमास की बात कर रही हूँ मैं, घास की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे बायोमास की बात कर रही हूँ मैं, राइट। नाउ कमिंग टू एक्वेटिक में क्या होता है, जो आपके ऑटोट्रॉफिस होते हैं, आपकी जो एल्गी हो गई, राइट, ये क्या है, इनके पास बायोमास कम है। फिर जो फाइटोप्लैंक्टन है इनके पास ज़्यादा है, फिर इनसे ऊपर जो फिशेज़ हैं इनको पास बायोमास ज़्यादा है। तो ये इसलिए एक्वेटिक जो बायोमास है वो इन्वर्टेड है। ये मैंने आपको समझा दिया, इट्स सो सिंपल। So everybody, that's all about today. Thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe the channel. And if you need PDF, so you can message on this WhatsApp number, you will get your PDF. So that's all about for today. Bye and take care.